नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स बाय डॉक्टर गौरव गर्ग। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं मदन मोहन जी, जिन्होंने एसबीआई जूनियर एसोसिएट 2022 एग्जामिनेशन क्लियर किया है। वेलकम मदन मोहन एंड वेरी ग्लैड एंड कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच मैम। मदन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो आपने एग्जामिनेशन क्लियर किया है और हर एग्जामिनेशन की कहानी होती है, हर इंसान की कहानी होती है। So, as an aspirant to finally clearing the examination, how do you feel about this entire journey? मैम एज ए एस्पिरेंट मैं कहूँ तो जैसे फेलियर्स आते हैं, अप एंड डाउन भी आते हैं। कुछ एक्सपेक्टेशन होती है कुछ रिजल्ट्सों से हमारी कि इनमें शायद हम पास हो जाएंगे, क्लियर कर जाएंगे। बट नहीं होता तो उस जगह पे हमको एक ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। और बस यही है कि मेहनत करते कंटिन्यू रखना चाहिए अपना प्रोसेस को, स्टडी को। एंड फाइनली एक दिन तो रिजल्ट आ ही जाता है। जो पूरी जर्नी रही उसके बारे में हाउ डू यू फील, पूरी जर्नी को थोड़ा हमारे साथ शेयर करें। मेरा मैंने ग्रेजुएशन किया था, कंप्लीट हुआ था मेरा 2020 में। मैंने बीएससी किया हुआ था। एंड 2021 से दिसंबर 2020 में मेरा कंप्लीट हुआ था। एंड फरवरी 2021 से मैं बैंकिंग एग्जामिनेशन में ट्राई कर रहा था। मैंने स्टडी स्टार्ट कर दिया था। मैं फिर उससे थोड़ा मैंने कुछ महीने पढ़ा। लॉकडाउन, फिर अप्रैल में लॉकडाउन आ गया था। मैं एक संस्थान है जो जोधपुर के अंदर है, मैं वहाँ पढ़ता था। फिर वहां से मैं घर आ गया था। फिर लॉकडाउन में मैंने घर पे ऑनलाइन यूट्यूब से एंड अदर सोर्सेज से पढ़ाई करी थी। बेसिक्स क्लियर किए थे, स्टेप बाय स्टेप मैं पढ़ता गया। पहले प्री के लिए मैथ्स, रीजनिंग एंड अपने टॉपिक क्लियर करता गया। साथ साथ मैं मॉक देता रहता था। एंड 2021 में भी मैंने एसबीआई क्लर्क के लिए अप्लाई किया था, बट उस टाइम मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था। एंड बट मैं वहाँ रुका नहीं, फिर भी मैं लॉकडाउन खत्म होने के बाद फिर मैं दोबारा संस्थान भी गया हुआ था वापस से। मैं वहाँ फिर से पढ़ाई स्टार्ट की, फिर से अदर एग्जाम्स के लिए तैयारी की और बहुत फ्री भी निकाले। पर मेंस में कुछ में फेल रहा था। बट दोबारा इस बार एसबीआई आया तो मैं श्योर था, मैं मतलब पूरा डेडिकेटेड था एसबीआई के लिए कि मेरे को इस बार एसबीआई क्लियर करना ही है। देन मैं इस पे पूरा फोकस होके लगा रहा, बस उसी से हो गया। कितना बड़ा सपना था एसबीआई जूनियर एसोसिएट क्लियर करना और कितनी मेहनत लगी। अगर आप उसे क्वांटिफाई तो नहीं हो सकता है, लेकिन जब आप जो फेलियर्स थे उनको देखते हैं और जो सक्सेस में तब्दील हुए हैं, ये जो ब्रिज बना उसके बारे में हम सभी के साथ शेयर करें। मैम ऐसा था कि मतलब देखा था सपना एक क्या, बैंकिंग एस्पिरेंट में ज्यादातर एस्पिरेंट का सपना यही होता है कि उनको एक एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जॉब करना है। तो ऐसे ही हम भी थे कि एसबीआई एक ब्रांड समझते हैं तो उसके लिए प्रिपेयर किया अच्छे से। बट काफी टाइम ऐसा हुआ था कि फेल हो गए, प्री में क्लियर नहीं हो पाया या मेंस क्लियर नहीं हो पाया था। तो थोड़ा डिमोटिवेशन होता था, बट उस टाइम सोच लेते थे कि चलो कोई नहीं, बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए अभी ट्राई करते हैं थोड़ा। फिर कंटिन्यू बना के रखा। फिर फेलियर्स जितने भी थे सारे, वो धीरे धीरे उनको मैनेज करके अपने स्टडी को हार्ड बनाते गए। और जितनी फेलियर्स होते थे उनसे सीखते थे कि कहाँ कमी रह गई थी उनमें, क्या हमने मतलब ऐसे गलती कर दी जिसकी वजह से हम इन एग्जामों में फेल हुए, या हमारी कट ऑफ क्लियर नहीं हुई। उनसे सीखने के बाद में फिर हम वापस से उस वीक पॉइंट पे काम करते थे। एंड आफ्टर दैट वी गेट सक्सेस। उन गलतियों के बारे में अगर आप शेयर कर सके, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर हम किसी और के एक्सपीरियंस से हम अगर उन गलतियों को सीख लेते हैं तो हम अपने अपने जर्नी में उन गलतियों को रिपीट नहीं करेंगे। तो अगर आप बताएं जो गलतियां को आपने सुधारा। मैम एक गलती हुई थी तो मैं आरबीआई असिस्टेंट के टाइम हुई थी मेरे से लास्ट टाइम। तो आरबीआई असिस्टेंट का जो मेंस मेरा प्री क्लियर हो गया था, मेंस के टाइम पे मेरे को जो करंट अफेयर्स करने थे, तो उस टाइम पे मैम मैं बहुत ज्यादा मतलब ऐसे डाइवर्स हो रखा था। मैं 2 से 3 सोर्स को फॉलो कर रहा था। मैं चाहता था कि मेरा सब कुछ क्लियर मतलब कंप्लीट हो जाए, मैं कहीं कोई क्वेश्चन मेरे से छूटे नहीं। और मैं इसको लेके 2 से 3 अलग अलग सोर्सों से मैं पढ़ रहा था करंट अफेयर्स। बट फाइनली ये हुआ कि सब कुछ मैसअप हो गया एग्जाम वाले दिन। और एग्जाम में मेरे को जो क्वेश्चन आते थे उनको भी मैं भूल गया, या ऑप्शंस में मेरे को कंफ्यूजन हुआ बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद मेरे को बहुत एनालिसिस करने के बाद मेरे को समझ आया कि मेरे को किसी सिर्फ एक ही सोर्स से फॉलो करना चाहिए, चाहे मैं कुछ भी पढूं।
चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे इंग्लिश हो, कोई एक जो मेरे को अच्छे से, मेरे को जिनका समझ में आए, मेरे को सिर्फ उनको ही फॉलो करना चाहिए, और सिर्फ एक ही से मतलब अच्छे से अगर समझ में आ रहा है तो उनको पढ़ते रहो बस, और एक सोर्स से करो और बस कंटिन्यू करते रहो, एक दिन हो जाता है बस। मदन, अगर हम इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी की हमेशा बात करते हैं, मैं चाहती हूँ आप अपने लिए जो स्ट्रैटेजी अपनाई उसको सभी के साथ शेयर करें। हाँ मैम, मैं जरूर बताना चाहूंगा। तो मैम, मैं एक क्या इंटीग्रेटेड स्टडी में मैं डेली का शेड्यूल बनाता था अपने लिए, कि मैं सुबह मॉर्निंग में कितने बजे मेरे को जागना है, कितने बजे से मेरे को स्टडी स्टार्ट करनी है, कितने बजे मेरे को ब्रेक लेना है, कितने बजे मतलब मेरे को कौन सा सब्जेक्ट कितने टाइम पढ़ना है। मैम, इसमें मैं सब कुछ को इंक्लूड करके एक शेड्यूल बनाता था, या फिर कभी टारगेट बेस भी कर लेता था कि आज मेरे को ये मैथ्स में ये टॉपिक क्लियर करना है, टारगेट बना लेता था। तो मैं ऐसे में ब्रेकअप एक रफली बता देता हूँ, जैसे कि मैं आठ सुबह 8 बजे का मॉर्निंग में मेरा शेड्यूल था जागने का। उसके बाद से मैं अप्रोक्स 10 बजे पढ़ने बैठ जाता था। मैं सबसे पहले मैं बेसिक्स करता था, नॉर्मल थोड़ी देर के लिए कैलकुलेशन करता था, जैसे मैथ्स स्ट्रांग बनाने के लिए, जैसे टेबल्स हो गए, स्क्वायर क्यूब्स हो गए, एंड कुछ मल्टीप्लाइज हो गए, एंड सिंप्लीफिकेशन वगैरह, थोड़ा जस्ट रफली 15 से 20 मिनट के लिए थोड़ा देर। फिर उसके बाद मैं एक मॉक टेस्ट करता था, मॉक टेस्ट करने के बाद उसका एनालिसिस करके फिर मैं एक से 2 घंटे के लिए हम क्वांट करता था, फिर 1 से 2 घंटे के लिए इंग्लिश, एंड ऐसे ही 1 से 2 घंटे के लिए रीजनिंग। एंड ऐसे ही में मेरा अप्रोक्स 3 से 4 बज जाता था। एंड उसी में बीच में मैं आधे घंटे के लिए लंच लेता था बीच में। एंड फिर 3 से 4 बजे के बीच में मैं एक थोड़ा सा 20 मिनट का ब्रेक लेता था, उसमें मैं टी ब्रेक रखता था अपना। एंड आफ्टर दैट मैं फिर करंट अफेयर्स करता था, एंड मैं अप्रोक्स 4 साढ़े 4 बजे से करंट अफेयर्स करने बैठ जाता था। एंड 7 से 8 बजे तक मैं करंट अफेयर्स करता था ओनली ऑन स्टडी IQ से। बस सर का वीडियो लगा के मैं डेली के नोट्स बनाता था, डेली बेस पे पढ़ता था, पुराने वीडियोज देखता था, पुराने रिवाइज करता था। एंड आफ्टर नाइट में फिर मैं जितना मैंने दिन में पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लेता था, बैंकिंग कर लेता, मतलब जो मेरे को लगता था कि आज इसमें थोड़ी कमी रह गई दिन में पढ़ने में, उसको फिर मैं नाइट में और कर लेता था। सुमदन, कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीजें एक बार करते करते, एक कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीजें हैं हम करते करते हम ऊब से जाते हैं। तो इस रेजिस्टेंस को कैसे दूर करें? हाँ मैम, होता है, मेरे साथ भी हुआ था। मैं जब प्रिपेयर कर रहा था, कई सारे प्री में एक साथ फेल भी हो गया था, प्री नहीं होते तब लगता था। बट कुछ क्या होता, मैं ऐसे मेरे काफी क्लोज फ्रेंड भी थे, जहाँ मैं पहले हॉस्टल में संस्थान में था उसमें, वहाँ के मेरे कुछ दोस्त थे। तो जब वो लोग बताते थे वहां से उनका सिलेक्शन होता था, वो भी पढ़ाई करते रहते थे, उनका सिलेक्शन जब हो जाता था तो फिर एक अंदर से मोटिवेशन मिलता था कि हाँ यार, अब कर सकते हैं। अगर अभी एक फेलियर मिला है तो कोई बात नहीं, अपन करेंगे और करेंगे, जितनी कमी है उन सबको पूरा करके, लेकिन हम एक दिन अगर एक चीज के पीछे पड़े हैं तो हम इसको लेके ही रहेंगे। अब जॉब लेना है तो लेना ही है, बाकी का वैसे ही मोटिवेशन खुद को देता रहता था। मैं सोचता था, कभी कभी ऐसे परेशान हो जाता था पढ़ते पढ़ते, तो फिर सोचता था चलो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, माइंड फ्रेश करके फिर बैठ जाता था कि नहीं, अगर अभी आराम कर लेंगे तो फिर एग्जाम में क्या करेंगे, एग्जाम खराब हो जाएगा। फिर यही सोच के पढ़ने दोबारा बैठ जाते थे। बाकी का सक्सेस मतलब थोड़ा ऐसे मोटिवेशन करते रहते थे अपने आप को, कभी कभी सॉन्ग सुन लेते थे, मोटिवेशन थोड़ा बहुत। कई बार डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। आ, लगता है पिछले अटेम्प्ट में नहीं हुआ, इस अटेम्प्ट में भी होगा, वो एक सेंस ऑफ कहते हैं ना कि वी आर ऑलवेज, हम एक डरे से रहते हैं। तो उस डर को कैसे बाहर करें? मैम, डर ऐसा था कि एग्जाम में होता है ना कि आज हमारा एग्जाम है, और डर रहता था। मैं भी पहले पहले दिन मेरा एग्जाम देने गया था, तो मेरा फर्स्ट एग्जाम था, SBI क्लर्क का ही था वो, 2021 में। तो मेरे को ये भी डर लग रहा था स्टार्टिंग में, तो कि ऐसा कंप्यूटर पे मैं पहली बार किसी ऑनलाइन एग्जाम में बैठा था। मेरे को यही डर लग रहा था कि ऐसा नहीं हो कि एग्जाम ही स्टार्ट हो गया हो और मेरे कंप्यूटर पे चालू ही नहीं हुआ हो, क्यों वो बार बार लॉगिन साइन इन वाला विंडो आता है उधर, और उधर टाइमिंग चलता है 10 मिनट 5 मिनट वाला। तो मैं एक क्या, एग्जाम में जब रहता है नर्वसनेस से रहता है, लेकिन जब थोड़ा सा हम एक एक दो बार किसी एग्जाम में फेल हो गए या फिर पास भी हो गए, थोड़ा एक दो एग्जाम का एक्सपीरियंस मिल जाता है, देन हम समझ जाते हैं कि शेड्यूल माहौल कैसा रहता है, एक मतलब थोड़ा बहुत उसमें घुलने लग जाते हैं माहौल में। फिर सोच लेते हैं कि चाहे, मैंने ये सोचना ही छोड़ दिया था कि फेल होने के बाद, क्या मैं चाहे पास हूँ चाहे फेल हूँ, मेरे को रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है, बट मेरे को तो मेहनत पूरी करनी है, अपनी पूरा सिलेबस कवर करके जाना है अपने स्टडी के लिए, अपने कट ऑफ के अकॉर्डिंग
इतने कट ऑफ मार्क्स हैं, उससे थोड़ा सा ऊपर के मार्क्स लेके आने हैं, उस हिसाब से मैं टारगेट करके जाता था एग्जाम में। मैं एग्जाम में जाने से पहले सोचता नहीं था इतना ज्यादा कि मैं एग्जाम में जा रहा हूँ और मेरे को मतलब ऐसा नहीं हो जाए। जब मैंने ये आगे का मैं एग्जाम में चला जाता था, एग्जाम दे के वापस आ जाता था, फिर थोड़ा बहुत दोस्तों के भी डिस्कस होता था, बाकी के उसके अलावा फिर दूसरे एग्जाम में लग जाता था। ये नहीं कि उसके रिजल्ट का भी वेट करते, फिर दूसरे किसी और एग्जाम की बैंकिंग में प्रिपरेशन में लग जाते थे हैंड टू हैंड। मदन, स्टडी आईक्यू गौरव सर का कितना अहम रोल रहा है इस पूरी जर्नी में? हाँ मैम, मैं स्टडी आईक्यू गौरव सर का मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा रोल रहा है, क्योंकि उनके वजह से मेरे को दो तीन जो मैं सोर्स पहले फॉलो कर रहा था, जो मैं गलतियां कर रहा था, वो मेरे को करना नहीं पड़ा उनके वजह से। और मैं ना उन गौरव सर से दो जनवरी 2021 से मैंने स्टार्ट किया था 2022 से पढ़ना। एंड मैं डेली बेस पे जैसे सर पढ़ाते हैं, नोट्स बनाते हैं, वैसे जैसे वो सर एक्स्ट्रा नॉलेज देते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको उनके सर के डायरेक्ट क्वेश्चन तो एग्जाम में मिलते ही मिलते हैं, लेकिन सर के जो एक्स्ट्रा सर पॉइंट बताते हैं, कुछ भी स्टेटिक्स से रिलेटेड या कुछ ओल्ड न्यूज उसमें ऐड कर देते हैं सर। मतलब जितने भी सर के अदर पॉइंट आते हैं, वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट मेरे को क्वेश्चनों के रूप में एग्जाम में मिले हैं। और एक मेंस में नहीं, मैंने काफी सारे मेंसों में देखा था। आरआरबी पीओ मेंस में भी मैंने देखा था, आरआरबी क्लर्क मेंस में भी मैंने देखा था। एंड मेरे को सर पे पूरा बिलीव हो गया था, मैं तो बस सर को आंख बंद करके मतलब फॉलो करने लग गया था। सर करंट अफेयर्स जिस दिन डालते थे, उसी दिन मैं सर का हैंड नोट्स बना के वीडियो बनाता था। और सर की बार बार वीडियो रिपीट पे देखता था मैं, एक ही वीडियो को कम से कम तीन तीन बार देखा है मैंने। मेरे को सर के वर्ड्स तक याद हो गए थे काफी बार ऐसे। क्या मेरे को पता रहता था कि सर आगे क्या बोलने वाले हैं। काफी बार ऐसे इतना ज्यादा मैं सर को देखता था, और उनसे क्या एक मोटिवेशन मिलता था। कभी कभी सर कुछ बड़े ऐसे बोल देते थे, वो मोटिवेट कर देते अंदर ही अंदर। सभी को कुछ फाइनल टिप्स सजेशन आप देना चाहेंगे? मैम, फाइनल टिप्स तो मैं दे देना चाहूंगा सभी को कि बाकी मेरे अकॉर्डिंग अगर कोई करंट अफेयर्स पढ़ना चाहे, तो मेरे अकॉर्डिंग तो स्टडी आईक्यू पे गौरव गौरव सर से अच्छा मेरे को तो कोई लगा नहीं। मैंने काफी सारे सोर्सों को भी फॉलो करके देख चुका हूँ मैं, लेकिन मेरे को उनसे अच्छा तो लगता नहीं है। एंड सजेशन ये देना चाहूंगा कि अगर कोई फेल भी हो जाए किसी एग्जाम में, तो ये नहीं है कि ड्रॉप आउट करके किसी और एग्जामों के में लिए चले जाएं, या कभी कभार अपना मतलब खुद का डिमोटिवेशन कर लें। अपने आप को हमेशा इंस्पायर रखो कि अगर इस एग्जाम में नहीं हुआ तो किसी और एग्जाम में हम कर सकते हैं। अपनी गलतियों को देखो बस, थोड़ा जो एग्जाम में फेल हुए हो, अपना स्कोर कार्ड आता है, स्कोर कार्ड को एक बार अच्छे से देखो। देखो कि इंग्लिश में कम है, या मैथ्स में कम है, या रीजनिंग में नंबर कम है, किस मतलब सब्जेक्ट में कम है। फिर थोड़ा सोचो कि उस सब्जेक्ट में नंबर कम है तो वहाँ मतलब क्या टॉपिक था जहाँ हम अटके या छूट गया कुछ, या हमारी स्पीड नहीं थी इस वजह से नहीं कर पाए। तो उन चीजों को एनालिसिस करके उनको सुधारो एंड सक्सेस मिल ही जाएगी फिर। थैंक यू सो मच मदन फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस इंटरव्यू सेशन। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।